नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के यूपी मंत्रा पे जुड़े हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं। समय है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस का। डेली न्यूज़ एनालिसिस यानी कि डीएनए के सेशन में आप जुड़े हैं। और यहाँ हम डेली करंट अफेयर्स के उन सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, ये मुद्दे जो हैं वो आपके प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार सभी में जो है वो अति महत्वपूर्ण है। तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए, अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को साझा भी कर दीजिए कि सभी जो है उस क्लास का जो है वो लाभ उठा सकें। बबीता, एम के वर्मा, शिव सिंह यादव, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। और भी धीरे धीरे स्टूडेंट जो है वो जुड़ जाएंगे क्योंकि आज क्लास जो है वो रोज के कंपेयर में जो है थोड़ा सा पहले स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों डेली न्यूज़ एनालिसिस जिसका जो सोर्स है वो है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे तमाम समाचार पत्र। और इन समाचार पत्रों से जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन सारे प्रश्नों का मैं संकलन लेकर आपके सभी के समक्ष जो है वो उपस्थित हो जाता हूँ, है ना। फटाफट शेयर भी कर दीजिए अपने सारे मित्र के साथ कि क्लास लाइव हो चुकी है और सभी जो है क्लास को ज्वाइन कर ले। दोस्तों, इस समय आप जुड़े हैं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और अनअकैडमी के यूपी पीएससी ग्रुप पे आप जुड़े हैं, जहां अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ देख सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए जो आपको अनलॉक कोड यूज करना है दोस्तों, वो अनलॉक कोड क्या है? अनोप 10, है ना। और इस कोड के माध्यम से आप फ्री और पेड क्लासेस का भी लाभ उठा सकते हैं। इस कोड को आप जो है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है कि पहली बार मेरी क्लासेस लाइव या रिकॉर्डेड देख रहे हैं, उन सभी के लिए मैं एक जानकारी दे दूं कि अगर आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर जो मेरी पेड या फ्री क्लासेस है वो नहीं देख पा रहे हैं या नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि सर आपकी क्लासेस जैसे इकोनॉमी की रात को 8 बजे चलती है, भारतीय अर्थव्यवस्था पे हम चर्चा करते हैं, और अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखिए एजुकेटर प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है। उस एजुकेटर प्रोफाइल लिंक को जैसे ही आप क्लिक करोगे आप अनअकैडमी के ऐप पर जाकर मेरी सीधे प्रोफाइल पर चले जाओगे। वहां जाके आप फॉलो कर लीजिएगा तो आपको सारी मेरी क्लासेस जो हैं वो दिखने लगेंगे। सभी क्लासेस की जानकारी जो है वो समय पर मिलने लगेगी। अगर आप अनअकैडमी का ऐप ही डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप जैसे इस लिंक को ओपन करेंगे तो उस लिंक को ओपन करने के तुरंत बाद ही आपसे ऐप को डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड करके आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। कोड बस याद रखिएगा कि आपको जो है ये अनूप 10 कोड का यूज करना और इस कोड के माध्यम से आप लाभ उठा सकते हैं। फटाफट शेयर करते रहिए अपने सारे मित्रों को। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए दोस्तों ये टेलीग्राम का लिंक है जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए और स्क्रीन शॉट लेने के तुरंत बाद अभी रख दीजिए। क्लास के बाद क्या कीजिएगा कि आप टेलीग्राम पे अगर हों तो इस लिंक के माध्यम से ये अनअकैडमी अनूप उपाध्याय करके जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से आप सर्च कीजिएगा और सर्च करने के बाद आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, आप जैसे अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अनअकैडमी के क्या फ़ायदे हैं, हमारी प्रिपरेशन किस प्रकार से होगी, है ना, या हम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन के लिए हमें काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि अगर हम अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लें तो क्लासेस कैसे चलेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, या नए ऑफर्स क्या हैं, कितने डिस्काउंट मिलेंगे। ऐसे तमाम प्रश्न आपके दिमाग में जो है वो चल रहे होंगे, है ना। तो इसका भी एक सॉल्यूशन अनअकैडमी ने कर दिया है। आपके स्क्रीन पर ये मोबाइल नंबर जो है वो दिख रहा होगा सभी को, 8585858585, है ना। 85 85 85 85 85। 5 बार आप 8585 नंबर याद रख लीजिए। ये अनअकैडमी का जो है वो काउंसलर्स के नंबर हैं जिस पे आप अनअकैडमी के काउंसलर से जो है आप बात कर सकते हैं। और आपके जितने भी शंकाएं हैं कि कैसे हमारी तैयारी होगी, ऑनलाइन क्लासेस हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हमारी प्रीलिम्स की तैयारी होगी, मेंस की तैयारी होगी, इंटरव्यू की तैयारी होगी, वो सारा प्रोसेस आप बता दीजिए। आप बस ये ध्यान रखिएगा कि रेफरेंस में आपको क्या बताना है कि आप अनूप 10 कोड के माध्यम से आए हैं तो आप पे, ठीक है ना, ये आपको विशेष जो है वो ध्यान
दिया जाएगा। बस आप इन्हें, अगर वो आपसे पूछेंगे कि सर आप किसके माध्यम से आए हैं या मैडम आप किसके माध्यम से आई हैं, तो आप बता दीजिएगा अनूप सर, और उनका कोड क्या है, अनूप 10 है, और इस कोड के माध्यम से हम आए हैं। और मुझे ये बताइए कि मुझे तैयारी का पूरा प्रोसेस क्या है, अगर मुझे नया सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है ना, और लेटेस्ट ऑफर क्या चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये नंबर बता दिया, इस नंबर को आप दिमाग में बना रखिए, 85 85 85 85, यानी कि 5 बार आप 85 85 कर देंगे तो ये आपका नंबर हो जाएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को, और एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दा है जिस पर हमें चर्चा करना है ना। अनीता पाठक, धीरेन्द्र, दुर्गा, कन्नौजिया, अतुल कुमार चौहान, मुकुल, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है, और सभी अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को साझा कर दीजिए और कह दीजिए कि क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी हैं, और फटाफट जो है वो क्लासेस में सभी जो है वो जुड़ जाएं और क्लासेस का जो है वो लाइव लाभ उठाते रहें। ठीक है, अलका तिवारी स्वागत। इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ न्यूज है सेक्शन 498A being used to settle personal score against husband his की सुप्रीम कोर्ट 498। दोस्तों आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले हम 375 के बारे में बात कर रहे थे। आर्टिकल 375 के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा कि ये विवाह के बाद होने वाले बलात्कार, यानी कि वैवाहिक बलात्कार के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा था कि विवाह के बाद हो सकता है कि महिला जो है वो तैयार ना हो मानसिक रूप से, और उसके बाद भी पति के द्वारा उसके साथ कोई भी शारीरिक संबंध बनाया जाता है ना, तो उस संबंध को जो है वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। लेकिन काफी सारे जो नवीन विचारधारा के लोग हैं, जो नवीन महिलावादी सोच के लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो है वो महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के आधार और एक गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के बारे में बात करता है। और इस गरिमापूर्ण जीवन का जो है वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, और उस पर आर्टिकल 375 आया। हमने जब उसके अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में चर्चा किया तो हमें अच्छाइयाँ भी नजर आई और हमें बुराइयाँ भी नजर आई कि किस प्रकार से जो है भारत में विवाह को जो है एक 16 संस्कारों में से एक पवित्र संस्कार माना जाता है। और अगर आर्टिकल 375, माफ कीजिएगा, आईपीसी 375 है ना, मेरे मुंह से अगर कहीं आर्टिकल निकला होगा तो उसको आईपीसी कर लीजिएगा, है ना, आईपीसी 375 का हनन होने के ज़्यादा चांसेस है। इस पर भी विचार किया जा रहा है। और अभी कुछ दिन पहले जब पूछा गया था संसद में कि अभी तक इस पर क्या प्रगति हुई है ना, तो जो महिला एवं बाल विकास मंत्री थी उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अभी ये विचाराधीन मुद्दा है और दिल्ली हाई कोर्ट में ये अभी मामला जो है वो जुडिशरी में चल रहा है, तो अभी इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं और अभी हम इस पर सोच विचार रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ज़्यादा बातें नहीं की जाएगी। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि सर यहाँ लिखा तो सेक्शन 498A है, लेकिन आप सेक्शन 375A के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? दोस्तों जब 498 बना होगा तो उस समय भी ऐसी चर्चाएं जो हैं वो शुरू हुई होंगी। 498A यानी कि दहेज के ऊपर बनने वाला या दहेज को रोकने के लिए एक कानून, है ना, दहेज पे बनने वाला या दहेज को रोकने के लिए बनने वाला एक कानून, है ना। जब 498 आ रहा होगा, जब भारत में जो है वो दहेज से संबंधित समस्याएं चल रही होंगी और दहेज प्रथा के कारण जब महिलाओं को जलाया जा रहा होगा, तो उस समय भी ऐसी ही आवाजें उठ रही होंगी कि महिलाओं की रक्षा करने के लिए एक ऐसे कठोर कानून की आवश्यकता है जो कठोर कानून क्या करे, दहेज प्रथा पर रोक लगा सके। लेकिन क्या वर्तमान में इस कानून के होने से दहेज पर रोक लग गए हैं क्या? ये प्रश्न आप सभी से है, ये प्रश्न आप अपने आप से कीजिए। महिलाएं अगर होंगी, बच्चियां अगर होंगी जो शादी विवाह के लिए तैयार हो गई होंगी, उम्र हो चुकी होगी शादी विवाह के लायक, और रोजगार में भी होंगी, सरकारी नौकरी भी कर रही होंगी, तो प्रश्न यही है कि क्या
दहेज जैसे राक्षस से, दानव से अभी तक बचाव हो पाया है? क्या हमारा ये प्रगतिशील समाज जो है आधुनिक विचारधारा के साथ बात करता है, जो कहता है कि हमें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है? आज हम इतने आधुनिक हो चुके हैं, लेकिन क्या इस दानव से, दहेजी रूपी दानव से हम बाहर निकल पाए हैं? क्या कानून बना देने मात्र से जो है वो समाज में जो है वो ऐसे अभिशापों से मुक्ति मिल जाएगी? क्या कानून जो है वो व्यक्ति की सोच को बदल सकता है? या व्यक्ति को कानून के साथ साथ अपनी सोच में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है? ऐसे काफी सारे मुद्दे हैं जो कि सामाजिक मुद्दे हैं। और फिर एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या 498 का गलत प्रयोग भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज चर्चा हमारी इसी पर होगी। आज चर्चा की शुरुआत हम सेक्शन 498 के माध्यम से करेंगे और समझेंगे कि 498 की आवश्यकता क्या थी, वर्तमान में हो क्या रहा है और किस प्रकार से इसका दुरुपयोग हो रहा है। और उम्मीद करता हूं कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या कमियां हैं और किस प्रकार से इसमें सुधारने की आवश्यकता है। तो आप सभी का स्वागत है। रोमा पांडे, वर्षा, सुषमा। वर्षा का एक प्रश्न है कि सर आपने ओडीबी, हाँ, हिजाब वाला मैंने 3 दिन 4 दिन पहले ही करा दिया था। अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे यूट्यूब की क्लासेस उस पर चल रही हैं, लेकिन मैंने 3 4 दिन पहले उस पर बात कर लिया है। 3 4 दिन पहले मैंने उसको समझा दिया है और उसका मैंने मैटर भी आप लोग को टेलीग्राम पे जब अपलोड किया है तो वहाँ आपको उसका मैटर भी मिल गया होगा। तो फटाफट जो है वो शेयर भी करते रहिए अपने सारे मित्रों के सभी स्टूडेंट जो हैं वो क्लासेस में ज्वाइन करें। तो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास एक आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 498 जो है वो कई महिलाओं के द्वारा क्या है, अपने पति से कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो रही, तो उसको भी क्या कर रहे हैं कि इस दहेज प्रताड़ना के केस में जो है वो फंसाने की बात कर रहे हैं, है ना। It's become pertinent to mention that incorporation of section 498 of IPC, Indian Penal Code, was aimed to preventing cruelty committed upon a woman by her husband and her in-laws by facilitating rapid state intervention, the judgment से IPC की धारा 498A का दुरुपयोग। ठीक है ना। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में मामला पहुंचा और सर्वोच्च न्यायालय में जब ये मामला पहुंचा तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय देते हुए कहा कि आईपीसी की जो धारा 498A है उसका दुरुपयोग काफी बड़े जगह पे, मतलब बड़े लेवल पे जो है वो बढ़ रहा है। और इसके चलते हम क्या देख रहे हैं कि विवाह के संबंधों में संघर्ष हमें देखने को मिल रहा है। कोर्ट ने कहा कि जब हमने 498A बनाया था तो इसका उद्देश्य त्वरित राज्य हस्तक्षेप के माध्यम से एक महिला पर उसके पति एवं ससुराल वालों के द्वारा की गई क्रूरता को रोकना था, है ना। उद्देश्य क्या था कि किसी भी महिला पर, है ना, क्या करना था कि किसी भी महिला पर अगर उसके ससुराल के द्वारा या उसके ससुराल पक्ष के द्वारा किसी भी प्रकार की क्रूरता की जा रही है दहेज के नाम पर, तो ऐसे मामले को रोका जाए। दोस्तों आज हम समाज में देखते हैं, आज हम समाज में क्या देख रहे हैं कि समाज में कुरीतियां जो है वो काफी व्याप्त हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि समाज में काफी सारी कुरीतियां व्याप्त हैं और इन कुरीतियों के बारे में हम बात करें तो उसमें सबसे बड़ी जो कुरीतियां हैं वो क्या है, दहेज। आप समाचारों में, सुर्खियों में, आसपास में, समाज में हर जगह क्या देखते होंगे कि किसी लड़की की शादी करना एक माता पिता के लिए जो है वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और जिम्मेदारी इसलिए नहीं कि वो बेटी है, जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि बेटी के शादी के साथ साथ क्या करना है कि दहेज जो है वो अच्छे बड़े, अब जैसे कि मान लीजिए कोई सरकारी एम्प्लॉय है और उसके साथ अगर सरकारी एम्प्लॉय का टैग लग गया, मान लीजिए वो कांस्टेबल है, प्राइमरी स्कूल का मास्टर है, तो उसका रेट 15 लाख है। और जैसे ऊपर की तरफ बढ़े, मान लीजिए कोई आईएएस अधिकारी है तो 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, स्थिति के आधार पर जो है वो क्या है, दहेज।
बहुत जगह हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत पढ़ा लिखा परिवार भी जो है, उस परिवार में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि शादी में माता पिता के द्वारा बेटी को दहेज दे जाने के बाद भी पति के द्वारा या ससुराल पक्ष के द्वारा क्या किया जाता है, लड़की को प्रताड़ित किया जाता है कि वो और भी ज्यादा दहेज लेकर आए, अपने माता पिता से पैसा मांगे, है ना। ऐसी घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। कई जगह में ऐसी घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं कि लड़की को उसके ससुराल वालों के द्वारा मारा पीटा या जला तक दिया जाता है। कई जगह ऐसी घटनाएं दिख रही हैं कि फांसी भी दे दिया, मतलब ऐसे काफी सारी घटनाएं जो हैं वो दिख रही हैं। और ये सारी घटनाएं जो हैं वो क्या कर रही हैं, पूरे समाज में हम क्या देख रहे हैं, पूरे समाज को हम क्या देख रहे हैं, झकझोर देने का काम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि पढ़ा लिखा जब समाज होगा तो पढ़ा लिखा समाज जो है इस कुरीतियों को जो है वो समाप्त करे। लेकिन समाज जितना पढ़ा लिखा हो रहा है उतनी ही ये कुरीतियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। जो जितना पढ़ा लिखा, जो जितना सफल, जिसकी जितनी बड़ी सरकारी नौकरी, उसका उतना बड़ा दाम, यानी कि वो बिकने के लिए जो है अपना दाम जो है वो बढ़ाते चलता है। आज आप देखिए अपने समाज में, मैंने कहा ना कि सरकारी नौकरी एक छोटे से कांस्टेबल के पद की हो, एक छोटे से लेखपाल के पद की हो, एक छोटे से प्राइमरी स्कूल के मास्टर के पद की हो, रेट 10 लाख से ऊपर चलता है, मिनिमम 10 लाख, इससे ऊपर चलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप अधिकारी बनने के क्रम में आएंगे, जैसे जैसे आप डी से सी, सी से बी, बी से ए ग्रेड पे आप आएंगे, वैसे वैसे रेट जो है वो बढ़ने लगता है। समस्याएं समाज में बहुत ज्यादा है। शिल्पी, रूबी, ऋषभ, स्वागत है। तो न्यायालय ने माना है कि आईपीसी की धारा 498 जैसे जो प्रावधान है, ये प्रावधान पति या उसके किसी भी रिश्तेदार के खिलाफ जो है वो व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के उपकरण के रूप में जो है वो प्रयोग होने लगा। मैंने तो एक समस्या आपको बताई कि महिलाओं के साथ जो है, यानी कि किसी भी स्त्री के साथ, किसी भी लड़की के साथ विवाह के बाद जो पति या ससुराल वाले या किसी भी रिश्तेदार के द्वारा जो है वो अगर प्रताड़ित की जाती है तो उससे बचने के लिए इसका प्रयोग किया गया। ये मैंने एक बात आपको बताया। लेकिन आधुनिक समय में हम क्या देख रहे हैं, आधुनिक समय में हम ये भी देख रहे हैं कि अगर कोई महिला है ना, वो महिला क्या कर रही है, जैसे कि नॉर्मली हम क्या देख रहे हैं कि आजकल की जो लड़कियां हैं या आजकल का जो समाज है वो एकल परिवार को ज्यादा पसंद कर रहा है, वो संयुक्त परिवार को नहीं पसंद कर रहा। आजकल सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता है कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का नियम कानून चले। कोई ये नहीं चाहता है कि उसके ऊपर उसके सास, ससुर, देवर, ननद, ससुराल पक्ष के कोई भी लोग जो हैं वो अपने नियम कानून के हिसाब से उसको लेकर चले। ठीक है ना। और इसको लेकर हम क्या देखते हैं कि लड़कियां क्या है, क्योंकि लड़कियों के दिमाग में ये चलता है कि परिवार में हम, हमारे पति, हमारे बच्चे, इसके अलावा कोई और ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सास, बहू, ननद, भौजाई या परिवार के किसी अन्य सदस्य के बीच में तू मैं होती है। और उसके कारण हम क्या देखते हैं कि अगर पति के साथ किसी भी प्रकार का द्वंद्व होता है, मतभेद होता है, तो लड़की क्या करती है, अपने मायके पक्ष के द्वारा बहकाने पर, बहलाने पर या अपने पति पर मानसिक रूप से यह दबाव देने के लिए कि वो अपने माता पिता या परिवार को छोड़कर उसके साथ अलग रहे, वो इस दहेज प्रताड़ना के संबंध में जो ये धाराएं बनाई गई थी 498A, ऐसे धाराओं का क्या कर रही है, गलत इस्तेमाल कर रही है, गलत प्रयोग कर रही है। और ऐसे कई सारे आपके घटनाएं भी देखने को मिले होंगे जब झूठे केस लगाकर लड़की या लड़की के परिवार वालों के द्वारा जो है वो क्या किया गया है, लड़कों को और लड़कों को परिवार वालों को जेल भी भेजा गया है ना। और काफी सारे लोग जो हैं वो जेल में पड़े हुए भी हैं, जिनके ऊपर ये साबित करना बहुत मुश्किल है कि वो अपने आप को साबित कर सकें कि मैंने इन्हें किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया है ना। ये सबसे ज्यादा समस्या किसके लिए हो जाती है, उस लड़के के लिए समस्या हो जाती है कि वो अपने आप को दोष सिद्ध से मुक्त कर सके, यानी कि उनके ऊपर जो दोष लगा हुआ उस दोष से मुक्त कर सके कि वो ऐसी कोई भी कृत्य जो है या कोई भी ऐसी क्रिया जो है वो नहीं किया हुआ है ना। लेकिन समस्याएं जो है वो बढ़ रही हैं। अब ये आईपीसी की धारा 498A है क्या,
तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498A को क्या किया गया था, 1983 में जो है वो भारतीय संसद के द्वारा जो है वो पारित किया गया था। अब भारतीय दंड संहिता की जो धारा 498A है वो क्या है, एक आपराधिक कानून है, ठीक है ना। और इसमें परिभाषित किया गया है कि यदि किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार ने महिला के साथ क्रूरता की है तो उसके लिए 3 वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है ना। अब इसके अंदर अगर प्रावधान है, अब देखिए प्रावधान का एक पक्ष देखें तो वो अच्छा है। क्या पक्ष अच्छा है कि मान लीजिए कि एक लड़की जो है वो अपने घर परिवार सब कुछ छोड़कर एक दूसरे परिवार में जा रही है जो कि परिवार उसके लिए अनजान है, जिसमें वो किसी को नहीं पहचानती, है ना। रातों रात जो है वो सारे रिश्ते बदल जाते हैं, रातों रात जो है वो सारे अधिकार बदल जाते हैं, रातों रात जो है उसके ऊपर जो है कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है ना, या उसके समकक्ष एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो उसके जीवन का सारा निर्णय लेता है। लड़की के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारा का सारा निर्णय एक ऐसा व्यक्ति करता है जो आज तक उसके साथ कहीं से भी संबंधित नहीं था। और इसमें हम क्या देखते हैं कि कभी कभी लड़कियों को जो है प्रताड़ित भी किया जाता है। हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा या अपने समाज में देखा होगा, आस पास में देखा होगा, परिवार में भी देखा होगा। पता चलता है कि सास के द्वारा जो है वो कुछ ऐसी बातें बोल दी जाती हैं। अब जरूरी नहीं है कि प्रताड़ना का मतलब यही है कि हाथ पैर मारा जाए, पीटा जाए, शारीरिक प्रताड़ित किया जाए, तो मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाता है। जैसे कि तुम्हारे यहां से ये नहीं मिला, तुम्हारे पिता ने ये कहा था देने के लिए वो नहीं दिया, तुम्हारे भाई ने ये कहा था देने के लिए वो नहीं दिया, तुम्हारी माँ ने ये कहा था देने के लिए वो नहीं दिया, या अन्यथा प्रकार के बहुत सारी बातों को जो है वो कहा जाता है। अब लड़की जो है वो क्या करेगी, या तो विरोध करेगी, और विरोध करेगी तो भाई एक लड़की पूरे परिवार का कैसे विरोध करेगी, और विरोध अगर कर भी देगी तो मारपीट के उसको शांत कर दिया जाएगा, और बहुत ज्यादा विरोध कर देगी तो मार दिया जाएगा। यही सारी समस्या हमें देखने को मिल रहा था। और अगर कुछ नहीं कर पाएगी और अंदर अंदर घुट रही होगी तो खुद ही अपने आप को समाप्त कर लेगी। तो एक लड़की को शादी के बाद कानूनी रूप से उसको सशक्त बनाने के लिए, कानूनी रूप से मजबूत बनाने के लिए जो है 1983 में 1860 की यानी कि इंडियन पैनल कोड 1860 यानी कि अंग्रेजों के समय के जो कानून थे उस कानून में से इस कानून को, जिसको कि हम 498A कहते हैं, उस कानून को क्या किया गया, संसद में 1983 को पारित किया गया, जिसके माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के क्षेत्र में काम करने की चर्चा की गई, है ना, है ना। तो अब इसमें क्या किया गया, कैसे इसको रोका जाए, तो रोकने के लिए था कि भाई अगर इस प्रकार का कुछ होगा तो 3 साल की सजा होगी और साथ में जो है वो जुर्माना भी लगाने के बारे में बात की गई थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 महिला के खिलाफ हिंसा के लिए सबसे बड़ा बचाव है, जो एक घर की 4 दीवारी के भीतर घरेलू हिंसा का जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब है ना। यानी कि घरेलू हिंसा जो है उसके खिलाफ जो हो रही है उसके खिलाफ वो बचाव के लिए कार्य करे। अब घरेलू हिंसा अधिनियम क्या कहता है, घरेलू हिंसा किसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर्स की क्लास में ये पढ़ रहे हैं, मामला जो है ये इंडियन सोसाइटी का है, भारतीय समाज का टॉपिक है। काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जब जुड़ते हैं तो कहते हैं सर मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शन है ना। तो मैं उनसे कहता हूं कि सोशियोलॉजी ऑप्शन है तो आपको करंट को जो है वो अपने बहुत ज्यादा तैयार करके रखना पड़ेगा, है ना। अब जैसे कि ये 498 का मामला आ गया, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो इसको भी आपको कोट करके आंसर में जो है वो लिखना पड़ेगा, तब आपके आंसर में जो है वो। अब हम बात कर रहे थे क्या कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो घरेलू हिंसा किसको कहता है, तो महिला के साथ अगर उसके परिवार में उसके साथ शारीरिक हिंसा की जाती है, जैसे कि मान लीजिए थप्पड़ मारा जाता है। और भारत का समाज के अगर हम बारे में बात करें दोस्तों, तो भारत का समाज जो वो पितृसत्ता समाज है, यहाँ पतियों के द्वारा पत्नियों को मारना जो है वो बहुत बड़ी बात नहीं। आप देखते होंगे अपने घर परिवार समाज में कि पति जो है वो अगर कहीं गुस्सा होता है और अपने गुस्से को निकालना चाहता है तो उसके लिए सबसे अच्छा जो साधन है ना, क्या है सबसे अच्छा साधन, या सबसे कमजोर अगर हम बात करें तो कोई अगर पति चाहे, है ना, हम क्या बात कर रहे थे, घरेलू हिंसा पे,
तो घरेलू हिंसा पे मैंने क्या कहा कि अगर कोई पति चाहे और वो बहुत ही गुस्से में है, तो अपने गुस्सा को प्रकट करने के लिए सबसे कमजोर अगर उस परिवार में उसको कोई नजर आता है तो वो उसकी पत्नी नजर आती है। और पत्नी को जो है वो कभी भी जो है वो थप्पड़ मार देता है अपने गुस्से को निकालने के लिए, या लात मार देता है, गाली गलौज करता है, पीटता है अपने गुस्से को निकालने के लिए। और ये सारे के सारे मामले जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? ये घरेलू हिंसा से जुड़े हुए हैं। और घरेलू हिंसा के जो मामले हैं, इन मामले को जो है वो भारतीय कानून में जो है या भारतीय संविधान के द्वारा जब देखा गया कि महिलाओं को भाई अधिकारों की आवश्यकता है और छीना जा रहा है, तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 भी बना और काफी कड़े प्रावधान भी किए गए। इसके अलावा यौन हिंसा ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे कि महिलाओं को जो है वो बचाने की आवश्यकता है। शादी के बाद कई बार हम क्या देखते हैं कि पति के द्वारा जो है, अब देखिए शादी हो गया इसका मतलब थोड़ी है कि पति जो है वो उसका मालिक बन चुका है, उसको जब मन करे तब वो यौन संबंध बनाने के लिए जो है वो तैयार, या जब मन करे तब वो यौन संबंध बनाए। भाई एक महिला है, उसके जीवन में 50 उतार चढ़ाव आते हैं। महिला का जो शरीर है उसमें 50 ऐसे गतिविधियां, हार्मोनल चेंज होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कभी तबीयत खराब, कभी कुछ। अब पता चला है कि पति को संभोग करना है, पति को यौन संबंध बनाना है, और महिला जो है वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है, और महिला ने जो है वो मना किया, तो पति क्या करेगा? या तो जबरदस्ती संभोग करेगा, या तो उसके साथ क्या करेगा? मार पीट करेगा। और जबरदस्ती, अगर आप सिंपल सा एक चीज आप यही समझिए कि मान लीजिए आपको भूख नहीं है, आपको कुछ खाना नहीं है, आपको मन नहीं कर रहा खाने का, है ना, और पता चला कि कोई व्यक्ति जबरदस्ती आपके मुंह में जो है वह ठूस रहा है आपको खाने के लिए, है ना, तो और आपको ठूसना ही है, आप ना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ना करेंगे तो आपको पीटा जाएगा, मारा जाएगा, गाली दिया जाएगा, यानी कि आपके मुंह में जो है वो जबरदस्ती खाना ठूसा जा रहा। तो क्या होगा? आपके दिमाग में चिड़चिड़ाएंगे, आप गुस्सा होंगे, और कहीं ना कहीं, लेकिन जब जबरदस्ती ठूसा जाएगा तो आप कहीं ना कहीं, जब आप कुछ उसके प्रति कोई, अगर आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं तो अंदर अंदर क्या होंगे? टूटेंगे। तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो समस्याएं क्या है, हमें देखने को मिल रहा है कहाँ? भारतीय समाज में। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि भावनात्मक यानी कि मनोवैज्ञानिक दुर्वाह, यानी कि समाज में किसी के सामने जो है हम क्या देखते हैं कि अपमान कर दिया जाता है किसी भी महिला को। किसी भी महिला को जो है शादी के बाद सीधे कह दिया जाता है, ठीक है, मान लीजिए उसके ससुराल पक्ष में है, उसका पति जो है वो अपने पूरे परिवार वालों के सामने पता चला उसको गाली दे दी, या उसके बारे में कुछ अभद्र बात कर दी, या उसको कुछ बातों से लेकर डराया, या कहा कि तुम ऐसे करोगे तो हम क्या करेंगे, तुमको मार पीट देंगे, या तुमको ये, या तुमसे बच्चे छीन के लेके चले जाएंगे। ऐसे बहुत सारी ऐसी भावनात्मक जो है, ये भावनात्मक डर भी पैदा किया जाता है, और इस भावनात्मक डर से जो है जिसमें महिलाएं जीती। व्यवहार को नियंत्रित करना, जिसमें किसी व्यक्ति को परिवार और दोस्तों से अलग करना, उनकी गतिविधियों का निगरानी करना, तथा वित्तीय संसाधनों, रोजगार, शिक्षा या चिकित्सा देखभाल तक पहुंच को प्रतिबंधित करना भी इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है ना। अब हम क्या देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई महिला है, ठीक है ना, शादी हुई, और शादी के बाद क्या हुआ कि उसको कहा जाए कि भाई तुम अपने इस रिश्तेदार से बात मत करो, तुम अपने उस दोस्त से बात ना करो, दिन भर क्या कार्य कर रही हो उन सारे कार्यों पे क्या किया जाएगा? निगरानी किया जाएगा, है ना। तुम ये जॉब करो, वो जॉब ना करो। अभी भी हम देखते हैं समाज में क्या होता है कि बहुत सारी लड़कियां नौकरी करती हैं, और जैसे उसकी शादी होती है तो उसके ससुराल पक्ष के द्वारा उसकी नौकरी छुड़वा दी जाती है। बहुत सारी लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, लेकिन उस जैसी शादी होती है उसकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। या मान लीजिए स्वास्थ्य में कोई समस्या है, पहले अपने पिता के घर थी वो लड़की, तो हल्का से उसको छींक भी आ जाती थी, उसका पिता जो है उसको लेके दौड़ता रहता था डॉक्टर के पास कि भाई उसकी बिटिया ठीक हो जाए। और यहाँ पता चला कि गंभीर से गंभीर जो है वो दिक्कतें भी शुरू हो गई, लेकिन पता चला कि उसको चिकित्सा की सुविधा नहीं पहुंचाई जा रही है। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो हम क्या देखने को मिल रहा है, हमें समाज में देखने को मिल रहा है। भारतीय कानून जो महिलाओं के खिलाफ हिंसाओं की घटनाओं को मदद करते हैं, कौन कौन से कानून हैं? तो दहेज निषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986, सती आयोग रोकथाम अधिनियम 1987, है ना, जिसमें कि सती आयोग मतलब कि जो सती प्रथा के कारण जो महिलाओं को जो है वो जलाने उलाने का जो काम होता था, है ना, पति अगर मर जाता था तो
ठीक है। घरेलू हिंसा के महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013। अब मामला क्या आ रहा है? मामला है कि धारा 498 ए का जो है दुरुपयोग हो रहा है और पति और रिश्तेदारों के खिलाफ जो है इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो 498 ए के तहत क्या देखा जा रहा है कि पति या उसके रिश्तेदारों के खिलाफ जो है वो अब फर्जी मामलों में जो है वो गिरफ्तारी जो हो रही है, और इसमें महिला जो है इस धारा का जो है वो क्या कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। ये भी एक समस्या जो है बनी। अब मान लीजिए कि भाई महिलाएं भी जो है, अब मैं ये नहीं कह रहे कि सारी महिलाएं जो है वो दिमाग के ठीक हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हो जाती हैं जिनका थोड़ा सा दिमाग जो है वो कैसा होता है, थोड़ा सा बदमाश टाइप का दिमाग हो जाता है ना, जो ये नहीं चाहते कि मेरे ऊपर कोई शासन करे, मैं अपने परिवार के साथ ना रहूं, है ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं। अब वो क्या करेगी कि वो अपने पति को या अपने ससुराल पक्ष को क्या करेगी, ब्लैकमेल करने का प्रयास करेगी। और इन दिनों हम क्या देख रहे हैं कि कई सारे मामले ऐसे बढ़ गए हैं जिसके कारण जो है वो धारा 498 ए का जो है वो बहुत ज्यादा चलन जो है प्रयोग में जो चलन है वो बढ़ चुका है, और जिसके चलते वैवाहिक स्थिति नामक जो ये विवाह नामक जो संस्था है वो अब क्या हो गई है, खतरे में आ चुकी है। ठीक है ना। तो कई जगह हम क्या देख रहे हैं कि ब्लैकमेल करने का जो है इसको क्या कर दिया गया है, एक साधन जो है वो बना दिया गया। इसके कारण ज्यादातर मामलों में धारा 498 ए के तहत शिकायत के बाद आमतौर पर अदालतों के बाहर मामलों को निपटाने के लिए बड़ी राशि की मांग भी की जा रही है। अब होता क्या है कि जैसे 498 ए लगा है ना, तो अगर आप कहोगे कि किसको खत्म किया जाए, कौन कानूनी पचड़े में पड़े, तो सीधा सा यही डिमांड किया जाता है लड़की या लड़की के परिवार की तरफ से कि आप 5 लाख दे दीजिए, आप 10 लाख दे दीजिए, हम कान ले लेते हैं वापस। तो ये सब घटनाएं जो हमें देखने को मिल रही है। विवाह संस्था का ह्रास हो रहा है। तो अदालत ने विशेष रूप से ये भी कहा, ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रहा है, ये मैं अपने विचार नहीं दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कल ये सारी बातें जो है वो कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सा ये भी कहा है कि ये जो प्रावधानों का 498 ए का दुरुपयोग हो रहा है, इससे हम क्या देख रहे हैं कि इसके दुरुपयोग से जो है वो शोषण इस हद तक हो रहा है कि धीरे धीरे अब विवाह विच्छेद यानी कि तलाक की परिस्थितियां जो, अब मान लीजिए कि किसी महिला के द्वारा अगर गलत रूप से इस कानून का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद ब्लैकमेल किया जाएगा, तो आपको लगता है कि वो महिला अपने पति और ससुराल वालों के साथ रहना चाहेगी? यानी कि आगे क्या रिजल्ट होगा? रिजल्ट यही होगा कि अब परिवार नामक जो संस्था है वो टूट जाएगी। और बड़े पैमाने पर हम क्या देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर समाज के लिए जो है वो एक स्वस्थ समाज का जो है वो अच्छा संकेत नहीं दे रहा। महिलाओं ने जो है दोस्तों आईपीसी की धारा 498 ए का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वह कानून उनके प्रतिशोध या वैवाहिक स्थिति से बाहर निकलने का एक उपकरण बन चुका है। कई जगह आप देखते हैं कि महिलाओं की, किसी भी लड़की की शादी, आप कई ऐसे भी मामले देखते हैं कि माता पिता के द्वारा जो है वो बेमन से कर दिया जाए, पता चलता है लड़की तैयार ही नहीं है, और माता पिता ने क्या कर दिया कि जबरदस्ती उसकी शादी कर दी अपने मनपसंद से। क्योंकि हम अपने यहाँ क्या देखते हैं कि भारतीय संविधान तो कहता है कि जीवन साथी चुनने का अधिकार जो है वो सबको है, लेकिन भारतीय समाज जो है वो इसके लिए तैयार नहीं है कि जीवन साथी चुनने के अधिकारों की जो है वो स्वतंत्रता प्रदान करे, है ना। अब भारतीय समाज जब जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं देता है, और लड़की को पता है कि भैया हमें जीवन साथी चुनने का अधिकार तो भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त है, लेकिन माता पिता चुनने नहीं दे रहे हैं, तो क्या होता है, विवाह हो जाता है। और पता चलता है कि वो उस विवाह को करने की इच्छुक नहीं है ना, वो किसी और को पसंद कर रही है या विवाह ही नहीं करना चाहती है ना। तो अब वो क्या करती है कि इस वैवाहिक संबंध से निकलने के लिए क्या करेगी, वो इस 498 ए का क्या करेगी, दुरुपयोग करेगी कि वो अपने ससुराल वालों के ऊपर इस कानून के तहत जो है वो दबाव बनाए कि उसके ससुराल वाले जो हैं या उसका पति जो है वो उससे खुद ही तलाक की पेशकश करे और परेशान होकर वो उसको तलाक दे दे, जिसके चलते जो है वो वैवाहिक जीवन से जो है वो अपने आप को मुक्त समझ लें। ठीक है ना। अब इस पे माली मत रिपोर्ट समिति की एक रिपोर्ट 2003 में आई थी, और इसने क्या कहा था कि आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों पर 2003 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो है उसमें भी इस प्रकार के विचार जो है व्यक्त किए गए थे, और समिति ने यह भी कहा था कि आईपीसी की धारा 498 ए का जो है वो दुरुपयोग हो सकता है। तो ये पहला न्यूज रहा आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो है इसे पसंद किया होगा। सैम कुरैशी, दीपाली, ऋषभ, बिजुरिया, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। चलिए आगे बढ़े।
चला जाए, आगे बढ़ा जाए, लाइक शेयर करते रहिएगा और अपने मित्रों को जो है वो इनवाइट करते रहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते। अगला है आपका एक्सप्लेन्ड कॉलम है, इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ कॉलम है, द चाइना रसिया रिलेशनशिप, Xi Jinping is seemingly with Vladimir Putin against the US, but the relationship between the countries complex. Their interests do not always converge. The situation in Ukraine is fluid, and all parties are heading their bits. ठीक है ना। यूक्रेन की बारे में जो है वो समाचारों में भी आप लोग सुन रहे होंगे। यूक्रेन आपको यूरोप में नजर आ रहा है और रशिया के साथ जो है वो यूक्रेन का जो तनाव, जिससे कि विश्व समुदाय जो है वो भी तनाव की स्थिति में है। अब चीन एक तरफ, रशिया एक तरफ और यूएसए एक तरफ, और यूएसए की विचारधारा की जो भी देश हैं वो यूएसए के पीछे। रशिया, यूएसए, यूक्रेन और अब चाइना, इन्हीं सारे मुद्दों पे जो है वो हमारी चर्चा होगी और इसी पे हम बात करेंगे चीन रूस के संबंध में। तो चीन और रूस ने एक संयुक्त बयान दिया है और उस बयान में इन्होंने पुष्टि की है कि उनके नए संबंध जो हैं वो शीत युद्ध के दौर में किसी भी राजनीतिक या सैन्य संगठन से जो है वो क्या हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। आप समझिएगा इस बातों को, इनके नए संबंध किसी भी शीत युद्ध के दौरान, जो भी शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर जिसके बाद यूएसएसआर का विघटन हुआ, यूएसएसआर कई हिस्सों में टूट गया। और कोल्ड वॉर चल किसके बीच में रहा था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, जिसके बाद यूएसएसआर का कई भाग टूटने के बाद आपको ये रसिया जो है वो छोटा सा पार्ट जो है वो दिख रहा है, ठीक है। और जब ये शीत युद्ध चल रहा था तो यूएसए के पक्ष में जो है वो काफी सारे मित्र बने, काफी सारे देशों ने जो है यूएसए का सपोर्ट किया और काफी सारे देशों के साथ जो है यूएसए के जो मित्रवत संबंध है वो प्रगाढ़ हो रहे थे। लेकिन चीन और रशिया के द्वारा ये जो संयुक्त बयान दिया गया है कि ये जो हमारा संबंध है, ये नया संबंध जो है वो शीत युद्ध के दौर के किसी भी राजनीतिक या सैन्य संगठन, आपका जो गठबंधन है उससे बेहतर है। ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो एक ऐसा सूचना है, एक ऐसा बयान है जो यूएसए और यूएसए के जितने भी समर्थक देश हैं उनके लिए चिंता की बात बन सकती है। और यूएसए और यूएसए के समर्थक देशों के लिए नहीं, ये चिंता की बात भारत के लिए भी बन सकती है, क्योंकि भारत एक जगह जो है वो चीन के साथ जो है तनाव में है। रशिया से भी कहीं ना कहीं दूरियां हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है। वैसे रशिया बार बार कहता है कि नहीं, हमारी दूरियां जो है नहीं बनी है, बढ़ी है, हम भारत के अभी भी वैसे ही संबंध है। लेकिन जिस प्रकार से भारत का प्रेम अमेरिका के प्रति दिख रहा है, भारत का खिंचाव अमेरिका के प्रति दिख रहा है, आपको क्या लगता है कि रूस जो है इस चीज को बर्दाश्त कर रहा होगा या रूस को ये सारी चीजें पसंद आ रही होंगी? मुद्दा है दोस्तों, रशिया को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो यूक्रेन के मुद्दे पे जो है वो घेरा जा रहा है और यूक्रेन को लेकर जो नाटो के साथ जो गतिरोध चल रहे हैं उसी गतिरोध के बीच ही बयान आया। चीन और रशिया ने जो संयुक्त बयान दिया जिसमें कहा कि शीत युद्ध में जो भी एक गठबंधन बना उससे मजबूत हमारा संबंध है, यानी कि वो नाटो के बारे में बात कर रहा था। नाटो यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। उसने कहा कि जो नाटो संगठन बना है ना, और नाटो संगठन के बाद जो इन यूएसए और अन्य देशों के बीच में जो प्रगाढ़ संबंध है, उन प्रगाढ़ संबंधों से भी प्रगाढ़ हमारा और रशिया का संबंध है, ऐसा चीन ने कहा। ऐसा रशिया ने चीन के लिए, चीन ने रशिया के लिए कहा, ठीक है। चीन रूस संबंधों की ऐतिहासिक गतिशीलता के बारे में बात करें तो अमेरिका की एक ध्रुवीयता को खारिज करने में एक साथ होने के बावजूद रूस और चीन के बीच संबंध जो है वो जटिल बने हुए हैं। प्रत्येक के अपने भौगोलिक क्षेत्र, विशिष्ट और विशिष्ट हित मौजूद हैं तथा दोनों अपनी अपनी चुनौतियों का जो है वो क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। शीत युद्ध के अधिकांश दशकों में चीन और पूर्व सोवियत संघ के बीच संबंध जो थे वो क्या थे, काफी उदासीन थे, बहुत ज्यादा दोनों के बीच में नजदीकियां नहीं थी। और जिसका कारण क्या था, इनके बीच में अविश्वास और सैद्धांतिक मतभेद जो था इसका मुख्य कारण था। संबंधों में परिवर्तन हुए वर्ष 1989 में, जब मिखाइल गोर्बाचेव वर्ष 1958 में निकिता खुवेच के बाद चीन का दौरा करने वाले पहले सोवियत नेता बने, है ना। चीन आजाद हुआ,
50 के दशक में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसी समय जो है वो चीन भी आज़ाद हुआ था। और आज़ाद होने के बाद जो है वो रशिया के जो नेता थे 1958 में यात्रा पे गए थे, कहाँ? चीन पे, जिनका नाम क्या था? निकिता खुश्रेव। अब 58 के बाद अगर हम बात करें तो लगभग 31 साल बाद रशिया का कोई नेता जो है वो क्या गया था? आपका चीन की यात्रा पे गया था, है ना, जिसका नाम क्या था? मिखाइल गोर्बाविच। और 1989 के बारे में बात करें तो ये वो समय था जब शीत युद्ध अब समाप्ति के कगार पे था। कोल्ड वॉर का जो है वो अंतिम समय जो है वो आ रहा था। रूस और चीन ने अपने द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर के रूप में संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, आपसी गैर आक्रामकता, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप, समानता व पारस्परिक लाभ व शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए पारस्परिक सम्मान की जो है वो घोषणा की है जब ये सारी बातें हो रही थी। हिमांशु, स्वागत है। सोवियत संघ के टूटने के एक दशक के बाद अगर हम बात करें तो जिस तरह से, एक सेकंड लाइन पर रहिए। ये भैया रोता हुआ गुड मॉर्निंग क्यों है भैया हिमांशु, है ना? चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे सोवियत संघ के टूटने के बाद एक दशक बाद जिस तरह से पश्चिम ने इसे डाउनग्रेड किया था, उससे निराश और अपमानित होकर जो है वो आर्थिक स्थिति का संकट जो है की स्थिति में रूस ने जो है वो क्या किया था? चीन की तरफ रुख किया था। बात करते हैं 2001 की। 2001 में अगर हम बात करें दोस्तों तो दोनों देशों के बीच में 89 से धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, 2001 तक पहुंच चुके हैं। तो दोनों देशों के बीच में जो संबंध थे वो और भी ज्यादा अच्छे होगा, वो एक अच्छे पड़ोसी और मैत्रीपूर्ण सहयोग के साथ आगे बढ़ने लगे, जिससे आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसमें रूस द्वारा चीन को रक्षा उपकरण, ऊर्जा की बिक्री तथा ताइवान को लेकर चीन के पक्ष में जो है वो रूस के द्वारा जो है वो समर्थन किया गया। जून 2021 में दोनों देशों ने एक आभासी बैठक में संधि का विस्तार किया, जहां रूस ने दावा किया कि रूसी चीनी समन्वय विश्व मामले में एक स्थिर भूमिका जो है वो निभाता है। हाल फिलहाल की घटनाओं के बारे में हम बात करें तो रूस के वर्ष 2014 के क्रीमिया अधिग्रहण के कारण रूस के अमेरिका और नाटो यूरोपीय संघ के साथ संबंधों में हमने क्या देखा? गिरावट आई। और आपने देखा था कि G8 से जो है वो भी रूस को जो है वो बाहर कर दिया गया था और G7 जो है वो बनाया गया था, ठीक है ना? है ना? क्या किया गया कि बाहर कर दिया गया, और बाहर करने के बाद क्या किया गया कि आपने ये भी देखा था कि धीरे धीरे हम क्या देख रहे थे कि संबंधों में जो है वो गिरावट भी हमें देखने को मिली। नमन शुक्ला, स्वागत, ठीक है ना? अब साथ में ये भी देखें तो ये चीन के साथ रूस के संबंधों का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने संबंधों की संभावना को और सीमाओं को जो है वो प्रकट किया। जब G8 से जो है वो रशिया को बाहर किया गया और G8 को G7 में कन्वर्ट किया गया, है ना? यूरोप के साथ जो है, क्योंकि यूरोप जो है वो यूक्रेन, क्रीमिया, है ना, क्रीमिया को लेकर लड़ता रहता है। जब भी आप रशिया के मैप में पीछे पश्चिम की तरफ देखेंगे तो यूरोप और आपका एशिया के सीमा पे जो है वो क्रीमिया आपको नजर आएगा, और क्रीमिया को लेकर जो है वो काफी जो है तनाव की स्थिति बनी रहती। तो रुख किया रशिया ने किधर? चीन की तरफ, और अपने संबंधों को जो है वो मजबूत किया, क्योंकि रशिया को पता था कि चीन ही एक ऐसा देश है जो यूएसए के विरोध में है, और इसके साथ अपनी स्थिति को अगर और मजबूत की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपनी मजबूती कर सकते हैं, क्योंकि चीन के भी पक्ष में काफी सारे देश हैं, रशिया के पक्ष में भी काफी सारे देश हैं जो कि अमेरिका के साथ भी उनके संबंध हैं। लेकिन अगर हम ऐसा चीन को लेकर चलें तो स्थिति जो है वो हमारी पहले की तुलना में मजबूत हो सकती है। जब अमेरिका, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर प्रतिबंध लगाया तो रूस ने चीन की ओर जो है वो रुख किया। रूस ने चीन के निवेश के लिए अपने दरवाजे जो है वो खोल दिए, और 2025 से 30 वर्षों के लिए जो है वो चीन को प्रति वर्ष 38 बिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है ना, की आपूर्ति करने के लिए रूसी राज्य एकाधिकार गैस निर्यातक गजप्रोम के लिए 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है वो सौदा किया गया। इससे पहले जनवरी 2022 में अगर हम बात करें दोस्तों तो दोनों देशों ने एक और पाइपलाइन जिसका नाम है पावर ऑफ साइबेरिया 2 के लिए जो है वो समझौते पर हस्ताक्षर किया है, और 30 वर्षों हेतु वार्षिक आपूर्ति के लिए 10 BCM गैस को जो छोड़ेगा उसके बारे में बात की गई। वर्ष 2016 के बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार 50 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 147 अरब अमेरिकी डॉलर का जो है वो हो गया।
चीन अब क्या कर रहा है कि रूस का जो है वो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है और मध्य एशिया में दोनों देशों के द्वारा जो है वो रूस के नेतृत्व वाले यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जोड़ने की दिशा में जो है वो काम करने में भी दोनों देश जो है वो सहमत हो गए और इनके संबंध जो है वो पहले से भी ज्यादा घनिष्ठ हो गए हैं और साथ ही यूक्रेन संकट में चीन और रूस दोनों ने एकजुटता भी दिखाया है और एकजुटता दिखाकर जो है वो विश्व के लिए है ना एक संकेत भी प्रदान किया है। यदि पश्चिमी देश रूस पर वित्तीय और बैंकिंग प्रतिबंध लगाते हैं तो चीन से रूस की सहायता करने की जो है वो अपेक्षा भी की जा रही है और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वो इसके लिए जो है वैकल्पिक भुगतान विधियों का जो है वो रूप भी धारण कर सकता है। साथ में चीन और रूस के लिए जो हालिया अभी जो संयुक्त बयान आया जिस बयान में यह भी कहा गया है कि शीत यानी कि नाटो के संबंध से मजबूत हमारा संबंध है, ठीक है ना, तो इसके तहत जो है वो यूरोप में पश्चिमी सैन्य गठबंधन के किसी भी विस्तार के रूप में रूस विरोधी का जो है वो क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है और रूस ने एक चीन नीति के समर्थन की पुष्टि की है और ताइवान के लिए किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता का जो है वो रूस ने क्या किया है, विरोध किया है और कहा है कि ताइवान जो है वो चीन का ही पार्ट है, वो ताइवान जो है वो कोई स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है ना, जबकि भारत जो है वो ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र जो है वो मानता है। इस बयान के बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में किसी भी प्रकार की क्लोज ब्लॉक संरचनाओं के विरुद्ध शिविरों के गठन के खिलाफ तथा अमेरिका के इंडो पैसिफिक रणनीति के नकारात्मक प्रभाव पर भी प्रहार किया गया। रूस और चीन के हितों में भिन्नता की बात करें तो जैसा कि कई पर्यवेक्षकों ने बताया कि चीन रूस समझौता अभी तक जो है वो पश्चिम के खिलाफ अगर हम बात करें तो औपचारिक सुरक्षा गठबंधन नहीं बना रहा है और ना ही ये एक वैचारिक साझेदारी का जो है वो मंच है। वर्ष 2014 में अगर हम बात करें दोस्तों तो क्रीमिया में जनमत संग्रह हुआ था और क्रीमिया में जनमत संग्रह पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के मतदान में चीन ने जो है वो हिस्सा नहीं लिया था और साथ ही चीन ने अभी तक रूस द्वारा क्रीमिया के अधिग्रहण को जो है मान्यता दी है, ये भी एक चिंता की बात है। चीन के मुख्य सुरक्षा हित एशिया में है जबकि रूस के हित जो है वो आपके यूरोप में है। पश्चिम के साथ चल रही वार्ता में रूस की मांगों से स्पष्ट है कि रूस यूरोपीय सुरक्षा के पुनर्गठन की जो है वो मांग कर रहा है। रूस जो एक बार पुनः एक महान शक्ति के रूप में पहचान बनाना चाहता है, भारत के साथ अपने संबंधों सहित कई मुद्दों पर जो है वो चीन से स्वतंत्र है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो छोटी अर्थव्यवस्था के रूप में रूस का सकल घरेलू उत्पाद चीन का 10वां हिस्सा है, लेकिन अपनी खोई हुई महाशक्ति की स्थिति मजबूत स्थिति के साथ रूस चीन का जो है वह कनिष्ठ भागीदार बनने को भी तैयार नहीं, ठीक है। रूस इस बात से अवगत है कि जर्मनी और शेष यूरोप को उसके गैस निर्यात से बहुत अधिक राजस्व प्राप्त होता है जबकि चीन के पास वैसे भी अन्य पाइपलाइन है। इसके अलावा मध्य एशिया में रूस चीन सहयोग पर बातचीत के बावजूद रूस अभी भी इस क्षेत्र को अपने प्रभाव क्षेत्र के हिस्से के रूप में देखता है, ठीक है। ये सारी बातें थी। अब भारत के लिए अगर हम बात करें तो भारत के लिए सबसे बेहतर विकल्प क्या होगा कि दोनों देश चाहे वो चीन या रूस हो तथा अमेरिका के साथ अपने संबंधों को जो है वो अलग अलग दृष्टिकोण के साथ देखे और यदि ऐसा नहीं होता तो भारत को अपने को क्या करना होगा, स्वयं के स्थान से खोने का जो है वो जोखिम उठाना पड़ेगा। रूस के साथ भारत के संबंध पहले जैसे नहीं है, ऐसा हमने पहले भी कहा है ना। जिस प्रकार से अमेरिका के तरफ जो भारत का खिंचाव है वो कहीं ना कहीं जो है वो रूस के प्रति जो है वो दुराव जो है वो बन चुका है और जिससे दोनों पक्ष जो है वो पारस्परिक लाभप्रद की स्थिति में नहीं है। रूस चीन के संयुक्त बयान के साथ भारत के साथ चीन का सीमा विवाद का उल्लेख नहीं है, इसने केवल 3 देशों के बीच विकासित सहयोग का संदर्भ में बात की है। रूस से जुड़ी रेडफिश नामक एक मीडिया कंपनी के द्वारा कश्मीर एवं फिलिस्तीन के बीच समानता से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई थी जिसके पश्चात रूसी दूतावास ने स्पष्ट किया कि रेडफिश मीडिया जो है वो रूस की आधिकारिक मीडिया नहीं है और रूस ने फिर से दोहराया कि कश्मीर मुद्दा जो है वो भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है और उसमें रूस कहीं भी अपना इंटरफेरेंस नहीं करेगा। यदि अमेरिका और रूस के बीच मामले में सुधार होता है और क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण में शक्ति गतिशीलता के कारण जो उत्पन्न संरचनात्मक बाधा है वो कम होता है तो ये भी भारत के पक्ष में होगा और दोनों के बीच में संघर्षपूर्ण अगर संबंध होता है तो ये संघर्षपूर्ण संबंधों से अगर राहत मिलता है तो इससे भी भारत की स्थिति जो है वो सुदृढ़ होगी, ठीक है। दोस्तों इस समय आप जुड़े हैं अनअकैडमी और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो फटाफट अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप अपने मोबाइल में जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक है,
और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कर लीजिए। यूपीपीएससी गोल पे आप चले जाइए और यूपीपीएससी गोल पे चलने जाने के बाद आप अनूप उपाध्याय नाम से आप मुझे सर्च कर लीजिए। और अनूप उपाध्याय नाम से सर्च करने के बाद आप क्या कर लीजिए, अनूप 10 कोड का प्रयोग करके आप एनरोल कर लीजिए। जो भी फ्री और पेड क्लासेस है ना, उसका आप लाभ उठा लीजिए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो अनअकैडमी के एडवांटेज के बारे में बात करें तो एनी टाइम एनी ईयर लाइव और रिकॉर्डेड सेशन आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है इंडिया के बेस्ट एजुकेटेड इन्फ्लुएंसर से क्लासेस करने की। मल्टीपल कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं। अनलिमिटेड क्विजेस का लाभ उठा सकते हैं। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट मिलेंगे और मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस का भी आप लाभ उठा सकते हैं, है ना। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो चलिए अगला न्यूज है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, है ना, यानी कि पीआईबी से लिया हुआ नन्यूज है। और केसेस ऑफ फायर बैंक्स डिजीज एंड एक्रोमेगली इन इंडिया, एक बीमारी है दोस्तों जिसको कि हम क्या कहते हैं, सॉरी फेयर बैंक्स, नॉट फायर बैंक्स, फेयर बैंक्स, ठीक है ना, तो इसको सही कर लीजिएगा, है ना। फेयर बैंक्स डिजीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या है ये फेयर बैंक्स डिजीज, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो फेयर बैंक्स रोग और महाकायता विकार, तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो है वो राज्यसभा में एक सूचना दी है जिसमें ये इन्होंने कहा है कि ये जो फेयर बैंक्स और महाकायता विकार जो है वो मरीजों का इलाज जो है वो विभिन्न तृतीय सुविधाएं जैसे कि मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसे केंद्रीय संस्थान के अलावा तृतीय देखभाल वाले निजी अस्पतालों में मुफ्त या रियायती दरों पर हो रहा है। ये है क्या फेयर बैंक्स थ्योरी? तो फेयर बैंक्स रोग जिसको कि मल्टीपल आप एपिफेसिडियल डिस्प्लेसिया या दुर्लभ अनुवांशिक विकार कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि हड्डियों के बढ़ते हिस्से को जो है वो प्रभावित करता है और हड्डियां आमतौर पर एक विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा बढ़ती है जिसमें हड्डियों के सिरों पर उपास्थि का जमा होना शामिल होता है। इसे ऑस्फिफिकेशन कहा जाता है। यह कार्टिलेज फिर खनिज बन जाता है और हड्डी बनने के लिए कठोर हो जाता है और मल्टीपल एपिबेसियल डिस्प्लेसिया रोग के तहत जो है एक प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो क्या होता है आपका दोषपूर्ण जो है एवं बाधित हो जाता है। फेयर बैंक्स रोग के रोगी को आमतौर पर दर्द तथा ऑर्थोपेडिक प्रक्रियाओं के संबंध प्रबंधन की आवश्यकता होती है जिसके लिए भारत में देखभाल संस्थानों की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध है। एक्रोमेगाली विकार क्या होता है? तो एक्रोमेगाली एक हार्मोनल विकार है जिसमें हाथों, पैरों और चेहरे में असामान्य वृद्धि होती है और यह विकार मुख्य रूप से पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा उत्पादित ग्रोथ हार्मोन्स के अत्यधिक उत्पादन के कारण हमें देखने को मिलती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक छोटी सी ग्रंथि होती है। आप जानते हो कि ब्रेन में जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, है ना, मस्तिष्क में, जिसको कि हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, है ना। और ये क्या करता है कि शरीर के अंदर जो कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन्स होता है उस हार्मोन्स का जो है वो संश्लेषण करता है ना। तो इस ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि के कारण आसपास के तंत्रिका, उत्तक और ऑप्टिक नसें जो है वो संकुचित हो जाती हैं। इससे हड्डियों का विकास होता है और अंगों का आकार जो है वो आपका बड़ा हो जाता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? जब ये बीमारियां होती हैं तो नींद ना आना, अत्यधिक थकान होना, आवाज में कर्कश आना, अत्यधिक पसीना निकलना, बार बार सिर दर्द होना, असामान्य वजन बढ़ना, शरीर से दुर्गंध आना, जबड़े या जीभ का बढ़ना जो है इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है दोस्तों, ये विजेता स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा कुछ सेशंस हैं, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये कुछ सेशंस हैं, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए अगला न्यूज जो है उस पर हम चलते हैं। रोपवे फॉर कनेक्टिविटी बिल्डिंग पर्वतमाला फॉर हिली एरियाज, ठीक है ना। तो ये आपका न्यूज लिया गया है पीएनबीएस से, है ना, और ऑल इंडिया रेडियो का ये न्यूज है ना, और सेंट, ठीक है ना, ऑल इंडिया रेडियो का ये न्यूज है, ऑल इंडिया रेडियो से लिया हुआ न्यूज है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, एंजॉय कर रहे होंगे सेशंस को आप लोग। लाइक शेयर करते रहिए, अपने सारे मित्रों के साथ भी जो है वो क्लासेस के लिंक को साझा कर दीजिए कि सभी जो है वो इस क्लास का लाभ उठा सकें। पर्वतमाला योजना, तो दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2022 और 23 में केंद्रीय बजट में जो है वो बात की है कि जो भी आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं, इस पहाड़ी क्षेत्र में कनेक्टिविटी का सुधार करने के लिए एक राष्ट्रीय रोपवे कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत की जाएगी और इस राष्ट्रीय रोपवे कार्यक्रम का जो नाम है वो नाम पर्वतमाला रखा गया है। अब ये पर्वतमाला योजना है क्या? तो दोस्तों इस योजना के बारे में कहा गया है कि ये योजना जो है वो आपका सार्वजनिक और प्राइवेट, यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी के द्वारा जो है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको कि पीपीपी कहा जाता है, इस मॉडल पर जो है वो शुरू किया जाएगा और ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जो है
जहां सड़क बनाना बहुत ही आसान नहीं है, जहां सड़क बनाना काफी कठिन है और पर्यावरण को ज्यादा क्षति ना पहुंचाया जाए, वहां लोगों के आवागमन के लिए या वहां जो है वो परिवहन की आवश्यकताओं को जो है वो पूर्ति करने के लिए जो है वो पारंपरिक सड़कों के स्थान पर क्या किया जाएगा कि रोपवे जो है वो बनाया जाएगा, जिससे कि यात्रियों को कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की जा सके और यात्री जो है वो सुगमता से जो है वो अपने लक्ष्य तक जो है वो पहुंच जाए जहां वो जाना चाहते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें पारिस्थितिकी की बात तो की गई है और साथ साथ में ये भी कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाले जो उन शहरी क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है जहां पारंपरिक जन परिवहन प्रणाली बनाना संभव नहीं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि रोपवे के बारे में जब बात की जा रही थी, तो बनारस में भी रोपवे बनाने के बारे में बात की जा रही थी, है ना। तो कुल मिलाकर इसका योजना है कि मान लीजिए कि जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है और वहां एक सड़क का मार्ग नहीं बनाया जा सकता या उसके लिए स्थान उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे स्थानों पे भी जो है वो रोपवे का जो है वो प्रयोग किया जाए। इस योजना में वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को जो है वो चुना गया है जहां इस योजना की शुरुआत की जाएगी। वित्त मंत्री ने जो घोषणा की है उसमें यह कहा है कि 2022-23 तक जो है वो 60 किलोमीटर की लंबाई के लिए 8वें रोपवे परियोजना को शुरू किया गया है और इसका नोडल मंत्रालय जो है वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पास इस क्षेत्र में रोपवे और वैकल्पिक गतिशीलता समाधान प्रौद्योगिकी के साथ साथ निर्माण, अनुसंधान और नीति के विकास की जिम्मेदारी होगी। फरवरी 2021 में भारत सरकार व्यवसाय या आवंटन नियम 1961 में संशोधन किया गया था, जिसमें मोर्थ को रोपवे और अल्टरनेट मोबिलिटी सॉल्यूशन के विकास की देखभाल के लिए जो है वो सक्षम बनाया गया था। ठीक है ना। मोर्थ जो है वो अब तक देश भर के में राजमार्गों के विकास और सड़क परिवहन के क्षेत्र में विनियमित करने के लिए उत्तरदायी रहे। इसका महत्व क्या होगा, तो परिवहन का किफायती तरीका होगा, यह देखते हुए कि रोपवे परियोजना पहाड़ी इलाकों में एक सीधी रेखा में बनाई गई है, इससे भूमि अधिग्रहण की लागत जो है वो भी कमी होगी, है ना। आप जानते हैं कि जब सड़क बनाना होता है तो सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की होती है, भूमि की होती है। और भूमि अगर होता है तो उसके लिए सरकार क्या करती है, उसके एवज में जो है वो आपका मुआवजा प्रदान करते हैं, जिससे कि सरकार के ऊपर भी आर्थिक जो है वो दबाव बढ़ जाता है। तो जब ये रोपवे योजना बनाएगा तो इससे क्या होगा कि बहुत अधिक जो है वो भूमि अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे कि सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। और साथ में हम क्या देखेंगे कि एनवायरमेंट के भी हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, ईंधन के हिसाब से देख रहे हैं तो ये भी किफायती है। तो रोडवेज की तुलना में अगर हम बात करें तो प्रति किलोमीटर निर्माण में लागत तो अधिक होगा, लेकिन इन परियोजनाओं में हम क्या देखेंगे कि रोडवेज की तुलना में ये परियोजना जो है वो काफी किफायती हमें देखने को मिलेंगी। परिवहन के हवाई मोड के कारण सड़क मार्ग परियोजनाओं की तुलना में रोपवे काफी फायदेमंद है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में एक सीधी रेखा में रोपवे का निर्माण जो है वो किया जा सकेगा। पर्यावरण के अनुकूल भी है, इसमें कम धूल उत्सर्जन होगा। ठीक है ना। और हम क्या देखेंगे कि कंटेनरों को इस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा कि पर्यावरण में किसी भी तरह का जो है इससे गंदगी ना फैल सके। इसके अलावा पूर्ण कनेक्टिविटी यानी कि 3S एक विशिष्ट प्रकार की केबल कार प्रणाली या समकक्ष तकनीक को अपनाने वाली रोपवे परियोजना प्रति घंटे 6,000 से 8,000 यात्रियों को जो है वो परिवहन करा सकती है ना। इस पर भी जो है वो काम किया जाएगा। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। आवाज में सभी क्लियर है, सभी कुछ। इरम साहा, स्वागत। ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट बाद में जुड़ रहे हैं वो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा कि आने वाली हर क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम पर जो है वो मिलता रहे।
ठीक है ना, आवाज़ आ रही है ना सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। हनुमंत मिश्रा, गुड मॉर्निंग। ठीक है ना। अब रोपवे के लाभ क्या क्या हैं? ठीक है, जैसे रोपवे के बारे में हम पर्वतमाला योजना के बारे में बता रहे हैं, तो इसके लाभ क्या क्या हैं इस पर हम बात करें। तो कठिन चुनौतीपूर्ण संवेदनशील इलाकों के लिए आदर्श है, जैसे कि मान लीजिए जो पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे हों, तो आप पहाड़ी क्षेत्रों में देखेंगे जब सड़क का निर्माण होता है तो किस प्रकार से जो है वो सड़कों को काटा जाता है, चट्टानों को जो काटा जाता है, पहाड़ों को काटा जाता है। और पहाड़ों को काटने के बाद आपको पता है कि क्या हो जाता है, पहाड़ जो है वो कमजोर हो जाते हैं। और कई बार हम भूस्खलन की गतिविधियां, भूस्खलन की घटनाएं देखने पड़ते हैं। कई जगह हमें भूकंप की घटनाएं जो है वो भी हमें देखने को, ठीक है ना, कई जगह जो है वो हम क्या देखते हैं कि भूकंप की घटनाएं भी हमें देखने को मिलते हैं, है ना। अब ये भूकंप की घटनाएं हुई या भूस्खलन की जो घटनाएं हुई या पर्यावरण को जो क्षति करने की जो घटनाएं है ना, इन सब का जो नुकसान है, उन सभी से बचने के लिए अगर हम बात करें तो ये जो रोपवे है ना, वो क्या है, एक अच्छा रास्ता है। तो लंबी रोप स्पैन में हम क्या देखेंगे कि इस सिस्टम में बिना किसी समस्या के नदियों के ऊपर, इमारतों के ऊपर, किसी खड्डे के ऊपर या सड़क जैसी बाधाओं को जो है वो क्या किया जा सकता है, पार किया जा सकता है। अब ये नहीं कि बीच में नदी आ गई तो हमें उसके ऊपर पुल बनाना है ना। नीचे किसी का घर है तो हम क्या कहेंगे, भैया तुम घर खाली करो, है ना, हम इस जमीन को अधिग्रहित कर रहे हैं, तोड़ फोड़ रहे हैं, तुम किसी दूसरी जगह चले जाओ और इसके एवज में पैसा ले लो, है ना। ये सब भी चीजें हमें नहीं करनी पड़ेगी, तो इससे भी जो है वो। इसके अलावा टावरों पर निर्देशित रस्सियां होंगी, तो जमीन पर कम जगह की आवश्यकता और मनुष्य या जानवरों के लिए कोई भी बाधा नहीं होगी, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप सड़क बना रहे हैं तो पता चला आप ऐसे स्थान पर सड़कों का निर्माण कर रहे हैं जहां मान लीजिए कि लोग रह रहे हैं, या लोग के अलावा अगर हम बात करें तो मान लीजिए कोई ऐसा स्थान हो जो कि वन्य जीव रह रहे हैं, तो आप वन्य जीव के अधिवासों को भी जो है, आवासों को जो है वो भी क्या कर रहे हैं, आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब आप रोपवे बनाएंगे तो उनके भी आवासों का जो है वह आप क्षतिग्रस्त नहीं करेंगे अधिग्रहण के चलते। तो इससे भी हम क्या देखेंगे कि पर्यावरण के साथ हम क्या देखेंगे कि जो भी जीव जंतु हैं, है ना, उनको भी आप किसी भी प्रकार से क्या है, जोखिम नहीं पहुंचा रहे हैं, उनको भी आप किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। अर्थव्यवस्था में अगर रोपवे यानी कि पर्वतमाला योजना के बारे में हम बात करें तो रोपवे में एकल पावर प्लांट और साथ में ही ड्राइव मैकेनिज्म के द्वारा संचालित कई केबल कार्य शामिल हैं, और ये निर्माण और रखरखाव दोनों में जो है लागत कम होगा। रोपवे में एकल ऑपरेटर के प्रयोग से जो है वो क्या होगा, श्रम लागत भी कम आएगी। जैसे कि मान लीजिए कि हम सड़कें बना रहे हैं, अब सड़कें बना रहे हैं तो सड़कों पे मान लीजिए कि जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप लखनऊ से मान लीजिए गोरखपुर के लिए एक नया सड़क बना रहे हैं, तो सड़क बनाना है और उस पर गाड़ियां भी आपको चलाना है, क्योंकि आप चाहते हैं क्या कि लोगों को जो है वो क्या हो, यातायात में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो उसके लिए आप ड्राइवर चाहिए, कंडक्टर चाहिए, ये सारी चीज चाहिए, है ना। अब इस रोपवे के माध्यम से क्या होगा कि एक व्यक्ति बैठेगा, बटन दबाएगा, मशीन चलने लगेगा, बटन बंद करेगा, मशीन रुक जाएगा। तो बहुत ज्यादा हम श्रम शक्ति की भी आवश्यकता हमें यहाँ नहीं पड़ेगी, ठीक है। लचीला, ये विभिन्न सामग्रियों का परिवहन, एक रोपवे विभिन्न प्रकार की सामग्री एक साथ परिवहन भी कर सकता है। बड़े ढलानों को संभालने में क्षमता, रोपवे और केबल वे बड़े ढलानों और ऊंचे जो भी आपके ऊंचाई वाले जो भी बड़े अंतर होंगे उनको भी संभाल सकता है। जहां किसी सड़क या रेल मार्ग को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि स्विच बैक या सुरंगों की आवश्यकता होती है, रोपवे सीधे ऊपर और नीचे फॉल लाइन पर यात्रा करता है, ठीक है ना। तो ये भी एक जो है हमें देखने को मिलता है ना। फिर उसके बाद मैं बार बार एक चीज बात कर रहा हूं कि भूमि की कम आवश्यकता पड़ेगी, है ना। दोस्तों ये कुछ बैच कोर्सेस आप लोग के लिए इसका लाभ उठा सकते हैं, ये कुछ बैच कोर्सेस इसका आप लाभ उठा सकते हैं, ये कुछ बैच कोर्सेस इसका लाभ उठा सकते हैं, ये कुछ बैच कोर्सेस इसका आप लाभ उठा सकते हैं, ये कुछ बैच कोर्सेस इसका लाभ उठा सकते हैं। अनअकैडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, है ना, अनअकैडमी वन सब्सक्रिप्शन से काफी सारे लाभ होते हैं, है ना। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूपीपीएससी अपर, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, लेखपाल, बी और ऑप्शनल कोर्स का आप लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको कोड जो यूज करना है वो कोड क्या है, अनुपडन का कोड यूज करना, और इस कोड के माध्यम से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्सपायर हो रहा होगा और वो रिन्यू करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप सभी से आग्रह है कि नए मोबाइल नंबर और नए ईमेल आईडी का ही प्रयोग कीजिएगा। नए मोबाइल नंबर और नए ईमेल आईडी का अर्थ ये है कि उस मोबाइल का आपने सब्सक्रिप्शन लेने में अनअकैडमी पर, चाहे किसी भी कोर्स के सब्सक्रिप्शन लेने पर अनअकैडमी पर प्रयोग नहीं किया है। आप एक अन्य नंबर प्रयोग कीजिए, हो सकता है आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर हो या आपके घर परिवार में आपके मम्मी, आपके पापा, किसी का भी एक नंबर हो, उस नंबर का आप प्रयोग कर लीजिए और एक नए ईमेल आईडी को जो है बना लीजिए और उसके बाद जो है आप सब्सक्रिप्शन लेने का प्रयास कीजिए।
ठीक है। कोड आप अनूप 10 लगाएंगे तो आपके फी में आपको 10% का ऑफ पे मिल जाएगा। जैसे कि फी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, 24 महीने का 13,600, 12 महीने का 9,350, 6 महीने का 7,650, 3 महीने का 4,250 और 1 महीने का 1,700। लेकिन जैसे ही आप कोड लगा दोगे क्या अनूप 10, वैसे ही आपके फीस में जो है वो क्या हो जाएगा, 10% का ऑफ हो जाएगा। और जो 24 महीने यानी कि 2 साल की फीस 13,600 थी वो 12,240, जो 12 महीने का 9,350 था वो 8,415, जो 6 महीने का 7,650 था वो 6,885, जो 3 महीने का 4,250 था वो 3,825, जो 1 महीने का 1,700 था वो 1,530 होगा। जो भी यूपी पीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी से मेरा आग्रह है कि आप 24 महीने या 12 महीने के ही सब्सक्रिप्शन के साथ चलें, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी तैयारी करने के लिए जो है, ठीक है ना, इसकी तैयारी करने के लिए आपको साल या 2 साल का समय चाहिए। ऋषभ सिंह का प्रश्न है कि सर रोपवे क्या कोई नई मशीन है? नहीं नहीं, आप कोई मशीन नहीं है, नई मशीन नहीं है। आप देखिए, जैसे कि हो सकता है आप हरिद्वार जब कभी घूमने गए होंगे तो हरिद्वार में आप मनसा देवी गए होंगे, है ना, अगर गए होंगे तो उसमें क्या होता है कि रोपवे क्या है, रोप वे, रोप का मतलब रस्सी, लेकिन यहाँ रस्सी जो है वो कौन सी होगी, लोहे की रस्सी होगी, है ना। और उसके ऊपर क्या आप देखेंगे कि ऐसे जो है वो आपका लगा रहेगा और नीचे जो है एक इस टाइप का बास्केट टाइप का रहेगा, मतलब वो अच्छे से कवर किया, उसमें सवारी जो है बैठे और वो आपका ऐसे बढ़ते रहेगी, है ना। ठीक है, फिल्मों में आपने देखा होगा, हो सकता है कहीं, है ना। तो सब्सक्रिप्शन अगर आप यूपी बिहार कंबाइंड यानी कि यूपी बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ यूपी पीएससी और बिहार पीएससी दोनों की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप तैयारी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 6 महीने का 7,960 और 12 महीने का 10,620। और जैसे ही आप कोड यूज करोगे अनुप 10, यहाँ भी आपको 10% का जो है वो ऑफ मिल जाएगा फीस में। बक्स बाउंड्री, अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी एजुकेटर की क्लास में कुछ भी इन अप्रोप्रिएट कंटेंट है जिससे कि आपकी धार्मिक, आपकी जाति, आपकी लैंगिक, आपकी भाषाई, आपकी सामुदायिक भावनाओं को आहत पहुंचता है तो आप क्लेम कर सकते हो। और अगर आपका क्लेम सही हो तो अनअकैडमी जो है वो उस शिक्षक के खिलाफ जो है वो कार्यवाही तो करेगा ही, साथ में ही आपको, अगर आपका कंप्लेन सही हो तो आपको प्राइज भी देगा। तो बक्स बाउंड्री का भी अगर आपको लगे तो प्रयोग किया कीजिए, है ना। अब चल जाते हैं, शुरू करते हैं आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन को, है ना। उम्मीद करता हूं कि सभी जो है वो तैयार हो गए होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन के लिए। ठीक है, शुरू किया जाए। हाँ, वैष्णो देवी में रोपवे नहीं दिखता है, वैष्णो देवी में नहीं है रोप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार ने निम्न में से किस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अक्षय कुमार, सलमान खान, अजय देवगन या टाइगर श्रॉफ? प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं प्लस क्लासेस के कारण, तो फटाफट जो है वो क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन स्टार्ट है ना। और केवल पीडीएफ का मत इंतजार कीजिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सर पीडीएफ तो शाम को पकड़ा देते हैं। तो पीडीएफ के अगर आप चक्कर में हैं तो मार्केट में ढेर सारी जो है वो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है अलग अलग प्रकाशकों की, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो भाई मेरा तो यही सलाह होगा कि लाइव क्लासेस देखिए, रिकॉर्डेड क्लासेस देखिए, है ना। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए अगर आपकी जो दूसरी क्लासेस हैं वो अगर कंप्लीट हो गई होंगी प्लस वाली, है ना, क्योंकि 9 से 10 आपकी प्लस की क्लासेस होती है वो कंप्लीट हो चुकी होंगी, है ना, ऐसा मुझे लग रहा है। फटाफट ज्वाइन कीजिए सभी लोग। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा अक्षय कुमार वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो है प्रसिद्ध बॉलीवुड के अभिनेता अक्षय कुमार को राज्य का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें यह अक्षय कुमार के सामने जो है प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनने का जो है प्रस्ताव दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, वी आर चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले निम्न में से किस अभिनेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया?
पंकज धी, नीतीश भारद्वाज, प्रवीण कुमार शोभती, फिरोज खान। आपको बताना है सही उत्तर क्या है। हिंदू पेपर में क्या पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना आवश्यक है? नहीं नहीं, पूरा न्यूज़पेपर नहीं। देखो, जब अगर आपको सिलेबस की जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले सिलेबस आप लोग जो है उस पर फोकस कीजिए, है ना। सिलेबस को एक बार जो है वो। दोस्तों, जिन्होंने कहा प्रवीण कुमार सोभिती, वो सभी के उत्तर जो है सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने का प्रयास किया है? बिहार, पंजाब, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? फटाफट बताइए राइट आंसर क्या है। ठीक है। तो दोस्तों, जिन्होंने कहा मध्य प्रदेश, वो सभी के उत्तर जो है वो सही। और जान रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश के बाद जो है वो मध्य प्रदेश के मामा जी जो हैं वो शहरों के नाम परिवर्तन में जो है वो आगे लगे हुए हैं, है ना। और होशंगाबाद को उन्होंने नर्मदापुरम कर दिया, टीकमगढ़ जिले के शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम कर दिया गया, है ना। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। हाल ही में पाकिस्तान ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारों के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किया? 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर? आपको बताना सही उत्तर क्या है। फटाफट अप्लाई कीजिए। ठीक है। तो दोस्तों, जिन्होंने कहा 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सभी के उत्तर सही। अगला प्रश्न है, न्याय मित्र यानी कि एमिकस क्यूरी द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 तक देश भर में विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े कुल कितने आपराधिक मामले लंबित हैं? 3,984, 4,984, 5,984 या 7,984? आपको बताना है सही उत्तर क्या है। और सभी लोग जुड़ जाइए और फटाफट जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। और दोस्तों, एक आप लोग को शिकायत रहती है कि सर जो है बड़ा प्रेशर देते रहते हैं कि क्लास करो, क्लास करो, क्लास करो, क्लास करो, पढ़ो 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 पढ़ो। तो दोस्तों, आपका जो शुभचिंतक होगा वही तो आपकी चिंता करेगा ना, वही तो आपकी पढ़ाई की चिंता करेगा। और शुभचिंतक अगर आपकी पढ़ाई की चिंता करे तो इसका मतलब थोड़ी है कि उस शुभचिंतक को छोड़ के चले जाना चाहिए। नहीं सर, हम क्लास नहीं करेंगे। जीवन में आपके माता पिता और उसके बाद आपके गुरु, यही आपके बारे में जो है वो अच्छा सोचते हैं। बाकी दुनिया तो आपको पता है कि स्वार्थी होती है ना। तो अगर आपको ये लगता है कि सर आप दबाव दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें बुरा क्या है यार। नहीं तो मुझे क्या मतलब है, आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, पढ़िए मत पढ़िए, पैसा लगाइए, घूमिए फिरिए, सब्सक्रिप्शन ले लिया ना, अब मुझे उसके बाद क्या मतलब है आपसे।
अच्छा, सब्सक्रिप्शन अगर आपने लिया भी है कि मेरे कोड से लिया है कि नहीं लिया है, किसी और के कोड से लिया, उससे भी मुझे मतलब नहीं है ना। मेरे कोड से लिया है तो भी अच्छा है, नहीं लिया है तो भी अच्छा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं जिन्हों जो मुझे जानते भी नहीं थे 6-7 महीने, साल भर से या 2-4 महीने से, लेकिन उन्होंने जब मेरी क्लास की तो जुड़ गया मेरे साथ। लेकिन कभी आपने ऐसा फील किया कि अगर आपने मेरे कोड से सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मैंने आपके साथ कोई भेदभाव किया है, या जिसने मेरे कोड से सब्सक्रिप्शन लिया है उसको मैंने ज़्यादा तरजीह दी हो? मेरे अंदर ये सब सारी चीज़ें नहीं होती हैं। मेरे लिए स्टूडेंट का मतलब स्टूडेंट होता है, और स्टूडेंट अगर है तो मेरा बस एक ही एम होता है, उसको सिलेक्शन दिलाना। अब कोई अगर आपके बारे में ज़्यादा चिंता करने लगे और आपको बुरा लग रहा है तो फिर आप समझिए कि आपको अपने दिमाग की सर्विसिंग कराने की आवश्यकता है कि नहीं? ठीक है। शिकायत किसी ने नहीं की, आपस में जो है वो स्टूडेंट्स बात करते रहते हैं कि अरे सर वो तो ठीक है ना, आपस में जो वो स्टूडेंट बात करते रहते हैं, है ना। तो अब भाई स्टूडेंट बात करोगे तो पता चला कि वो स्टूडेंट स्टूडेंट के थ्रू घूमते हुए बातें आ जाती हैं। तो कल रात को मेरे पास एक खबर आई, ठीक है ना, कि सर कुछ स्टूडेंट ऐसा कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा दबाव देते हैं कि क्लास करो, पढ़ो, पढ़ने पे फोकस करो, और इसलिए हम आपकी उनकी क्लास में नहीं जाते हैं। वो पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, समझाते भी बहुत अच्छा है, उनका ज्योग्राफी भी समझाने का तरीका बहुत आसान है, बहुत ईजी वे में वो सारी बातें कह जाते हैं। जो ज्योग्राफी हमें कभी समझ में नहीं आता था वो अच्छा लगता है, समझने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। लेकिन बार बार सर क्यों कहते हैं कि क्लास करो पढ़ो, क्लास करो पढ़ो, ये थोड़ा सा हमें इरिटेटिंग लगता है कि बार बार कोई पढ़ने के लिए क्यों कह रहा है। ठीक है, तो अब इसका मैं क्या जवाब दूं यार। भाई सब्सक्रिप्शन लिए हो, पैसा लगाए हो, तो मैं बोलूंगा ही पढ़ने के लिए ना यार। अब नहीं पढ़ना वो आपकी जिम्मेदारी है ना, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसलिए सुबह मैसेज किया कि भाई आप स्वतंत्र हैं, आपको नहीं पढ़ना मत पढ़िए, आप 2-4-5 साल 10 साल अय्यासी कर लीजिए, खूब मौज मस्ती कर लीजिए, और बेरोजगार बन के भिखमंगों की तरह सड़क पे घूमिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो पढ़ना चाहता है, मैं आप ही के बीच में से खड़ा कर दूंगा सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को। और आप जिनको मेरी बातें बुरी लग रही हैं अगर पढ़ने पे कहने पे, तो आप देखिएगा कि आपको आज नहीं 2-4-5 साल 6 साल बाद पछतावा होने लगेगा अपनी बातों। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो न्याय मित्र 4984 अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के कितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी? 100 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष या 80 वर्ष? तो दोस्तों जिन्होंने कहा 100 वर्ष, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है, वो राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग किस वर्ष 1.3 से 1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद है? 2040, 2050, 2060, 2030? दोस्तों जिन्होंने कहा 2030, वो सभी के उत्तर जो है सही हैं। अगला, बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे व भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला निम्न में से किस जगह रखी है? दिल्ली, पटना, जयपुर या लखनऊ? आज प्रश्न ज़्यादा है ना, आज प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। आज लगभग 16 प्रश्न होंगे, तो बने रहिएगा आप लोग। ठीक है।
तो दोस्तों जिन्होंने कहा जयपुर, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? दिल्ली, दमन दीव, लक्षद्वीप या जम्मू कश्मीर? तो दोस्तों जिन्होंने कहा जम्मू कश्मीर, सभी के उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के प्रभावशाली सांसद पिट सेशंस ने भारतीय मूल के किस अमेरिका को अपने क्रिप्टो तकनीक कार्य समूह के लिए प्रमुख आर्थिक विकास एवं ऊर्जा ढांचागत विकास सलाहकार नियुक्त किया है? हिमांशु बी पटेल, राहुल सचदेवा, अनिल अग्निहोत्री या मोहन पटेल? दोस्तों जिन्होंने कहा हिमांशु बी पटेल, उस सभी के उत्तर जो है सही है। अगला है, राष्ट्रपति जो बाइडेन के किस शीर्ष विज्ञान सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? लॉयड ऑस्टिन, एरिक लैंडर, रेक्स टिलरसन या कैथलीन हिक्स? आपको बताना है राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा एरिक लैंडर, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। अगला प्रश्न है आपके, मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर निम्न में से क्या करने की घोषणा की? नर्मदापुरम, रामपुर, कृष्णपुरी, शंकरपुर? तो दोस्तों जिन्होंने कहा नर्मदापुरम, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए में निम्न में से किसे नया प्रशासनिक प्रशिक्षक नियुक्त किया गया था? सूबेदार बाना सिंह, सूबेदार राम सिंह, सूबेदार संजय सिंह या सूबेदार मनोज कुमार? और 2 बजे और 2 बजे के बाद जो है वो रात को 8 बजे इकॉनमी की क्लासेस में थोड़ा सा मैं बदलाव करूंगा। जैसा कि आप ही लोग के द्वारा फीडबैक मिला, देखिए फीडबैक जो अच्छे होंगे वो स्वागत योग्य हैं। एक फीडबैक मिला कि सर जैसे योजनाएं हैं, तो योजनाओं को आप हर चीज़ को जैसे लिखवा रहे हैं तो उसके जगह पे कुछ शॉर्ट करके दे दीजिए। तो मुझे लगा कि हाँ ये भी ठीक है ना। तो आज से कुछ आपको पीपीटी के फॉर्म में भी जो है वो क्लासेस में जो है वो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, इकॉनमी की क्लासेस में। दोस्तों जिन्होंने कहा सूबेदार संजय सिंह कुमार, वो सभी के उत्तर जो है सही। अगला है, ब्लूमबर्ग विलेनियर्स इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी को पछाड़कर कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया? शिव नाडर, लक्ष्मी मित्तल, कुमार बिरला या गौतम अडानी?
तो दोस्तों जिन्होंने कहा गौतम अडानी, वो सभी के उत्तर जो वो सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस भाषा के एक समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया? उर्दू, पंजाबी, मलयालम या संस्कृत? लाइक शेयर भी करते रहिएगा। एक बार लाइक कर दिया होगा तो लाइक करने की आवश्यकता नहीं है फिर से। लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दिएगा। चैनल के साथ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, यहाँ आने वाली हर क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम पर जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो मलयालम। और आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में किस नाम से जो है वो शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों को कमीशन किया है? परम प्रवेग, परम ज्योति, आगम किला या जलम प्रवेग? तो दोस्तों जिन्होंने कहा परम प्रवेग, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और ये रहा दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पसंद किया होगा। और 8 बजे फ्री सेशन है इंडियन इकॉनमी का, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए आप लोग, है ना, इकॉनमी का, भारतीय अर्थव्यवस्था का। ठीक है, 8 बजे। उसके लिए फ्री सेशन देखने के लिए आपको जो अनलॉक कोड है वो अनॉक 10 का अनलॉक कोड यूज करना है। इसका आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली हर क्लासेस के बारे में आपको समय पर जानकारी मिल सके। और कैसा लगा सेशन, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते रहिए और सपने को साकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।